हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये 10 नंबर का क्वेश्चन छुड़वा दिया था, तो इसे अब करते हैं कंटिन्यू। और इसके अलावा जो इसके पीछे के क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउट आते हैं बच्चों के, ये जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं ये भी सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू तो करवा ही दिए थे, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे इसी वीडियो में। अभी 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। Infoway Limited considering the purchase of an automatic packing machine to replace 2 machine। एक मशीन परचेज करना चाहते हैं जो 2 मशीन को रिप्लेस कर देगी, विच आर करेंटली यूज टू पैक प्रोडक्ट एक्स, जो प्रोडक्ट एक्स को पैक करने में काम आती है। द न्यू मशीन वुड बी रिजल्ट रिड्यूस लेबर कॉस्ट बिकॉज ऑफ द मोर ऑटोमेटेड नेचर ऑफ द प्रोसेस। वो क्या करेगी, लेबर को बढ़ा देगी, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं दी हुई है, सब फालतू बातें हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जानने की है, इट हैज़ बिन एस्टिमेटेड द न्यू मशीन विल बी लीड टू इंक्रीज प्रॉफिट इन ईच ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट को बढ़ाएगी, है ना। और डिमांड क्या होती थी, इसके अनसर्टेन है, यहाँ पर बोल रहा है ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन डिमांड हाउएवर द एनुअल कैश फ्लो इंक्लूडिंग सेविंग रिजल्टिंग फ्रॉम परचेज ऑफ द न्यू मशीन कैन नॉट बी फिक्स्ड, सर्टेनिटी हैव देयरफॉर बीन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिस्टिक एज फॉलोज दे रखे, हमको एनुअल कैश फ्लो दे रखे प्रोबेबिलिटी के साथ में, ठीक है। ड्यू टू ओवरऑल अनसर्टेनिटी इन सेल्स प्रोडक्ट एक्स, इट विल बी डिसाइडेड दैट ओनली 3 years कैश फ्लो विल बी कंसिडर डिसाइडिंग वेदर परचेज ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन परचेज करने के लिए खाली हमको तीन ही ईयर्स के कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे। ये बोल रहा है खाली 3 years के आप कैश फ्लो देखोगे, ओनली 3 years के कैश फ्लोज आप कंसिडर करोगे। आफ्टर द अलाउंग फॉर स्क्रैप वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, अब बोल रहा है द नेट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन विल बी 42,000, है ना। 42,000 की जो न्यू मशीन हम लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट आ रही है 42,000 की। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, को इग्नोर करना है, ठीक है, यानी हमको डिस्काउंटिंग वाला कुछ भी नहीं करना है इसमें। आइडेंटिफाई विच कॉम्बिनेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लोज विल लीड टू ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो एंड डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग। क्या टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, जॉइंट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है। तो इसमें कॉम्बिनेशन आप समझ पा रहे हो, कॉम्बिनेशन किसकी बात कर रहा है, ये एनुअल कैश के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, क्योंकि हमको देखो ये दिए हुए हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं कि आपकी जो ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो के बेस पे, ठीक है, कैसे होंगे कि हमारे जो एनपीवी निकलती है वो एनपीवी निकलती है पीवी ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, कैश इनफ्लोज माइनस करना है आपको आउटफ्लो को। लेकिन इसमें बोला टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप रहने दो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हटा दो, खाली आप कैश फ्लो से करो, कैश फ्लो माइनस आउटफ्लो करो और आपकी जो एनपीवी वो नेगेटिव आ जाए, यानी इससे कम ही रखने हैं आपको, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बनाने, तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप बोलोगे 50 क्यों नहीं है, मैक्सिमम 5 ही बन सकते हैं, बनाते हैं। पहले 10, 40,000 से कम के बनाने, ठीक है। पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10, ठीक है, 30,000 हो गया, पहला कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा बनाते हैं, अगेन 10 लेता हूँ, अब 20 लेता हूँ, यहाँ पर 20, फिर अगर मैं 20 लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 20 लेता हूँ तो 50 हो जाएगा, लेकिन हमको 42 से कम रखना है, तो 42 से कम रखने के लिए हमको 10 वापस लेना पड़ेगा। तो 10 करते हैं, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है, ये 42 से लोअर ही है। फिर वापस कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो 10 का बना लिया, 20 का बना लिया, 30 और 30 नहीं बन सकता है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। यहीं पर पता लग गया हमको ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, हमको 42 से कम रखना है, ठीक है। ये हमने बना लिया, पहला 10 10 10 10, फिर 10 20 10 10 20 10, बाकी अब बन नहीं सकते हैं क्योंकि 10 20 20 10 20 30 नहीं होगा, ठीक है। 15 10 एंड 10 हो जाएगा 35, यानी 15 10 एंड 10, ठीक है, ये इतना हो गया, 35 हो गया, बन जाएगा कॉम्बिनेशन। 3 तो हो गए, चौथा बनाते हैं, 15
20 एंड 20, नहीं ये 40 से अबव हो गया, इसका नहीं बनेगा। फिर हम बनाते हैं 15 10 25 और 20, नहीं ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। अब एक कॉम्बिनेशन बनेगा ये 20 10 10, 20 10 और 10, ठीक है। वापस से बनेगा 20 10 10 बन गया ना। अब कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया इसमें, और एक बचा है अभी, तो 10 10 और 20 वाला बन सकता है, ठीक है। ये 5 कॉम्बिनेशन बन गए। हमने यहाँ पर कर रखा है साइड में, ये देखो आपके लिए कॉम्बिनेशन बना रखे हैं पहले से ही। पहला बनेगा 10 10 10 30 10 10 20 40 10 20 10 40 15 10 10 35 20 10 10 40, यानी सभी 40 से बिलो है, ठीक है। 40 से बिलो है। अब उनकी प्रोबेबिलिटी भी सामने लिखनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी इनके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब इन तीनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके हमको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। खाली क्वेश्चन ने बोला है, आगे काम नहीं आएगा। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी टोटल करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने यही बोला था ना, और कुछ बोला था। और डिटरमाइन करो, हाँ ये डिटरमाइन कर लिया हमने, ऑकरिंग कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैश फ्लो। एवरेज कैश फ्लो का मतलब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की बात कर रहा है, ANCF की। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन गिविंग द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% और रिलेवेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर, यानी 15% के डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। इन डिस्काउंटिंग फैक्टर से जो हमारी ये वाले कैश फ्लो है, इनको ध्यान में रखते हुए ये इनसे हमको क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ANCF को यूज़ में लेके। कैसे, ये डेसिमल में है टेबल, आपको बता दूं मैं, 30 के अंदर हमने कवर करा है। तो ये हो गया हमारे एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो और NNP निकालनी है। तो हमको ANCF 15, ANCF 2 और ANCF 3, यानी क्या करना है हमको, जो फर्स्ट ईयर कैश फ्लो है उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लेना है, ठीक है ना। अब ये 3 कैश फ्लो आ गए हमारे पास, 3 एक साल के, ठीक है। अब इनको हमको डिस्काउंट करना है, डिस्काउंटिंग रेट की जो हमको दी हुई थी P फैक्टर से, इसका टोटल करना है। PV ऑफ कैश फ्लो आ गया, NPV आप निकाल सकते हो, इसमें से इसको लेस कर दो कॉस्ट में से, तो हमारी NPV निकल गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एनालाइज द रिस्क इनहेरिटेड इन द सिचुएशन बाय सिमुलेटिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यूएशन, यू शुड यूज द रैंडम नंबर गिवन एंड ऑफ इलस्ट्रेशन 5 सेट ऑफ द कैश फ्लो। ये इलस्ट्रेशन 5 के अंदर जैसे किया था ना, वैसे बता रहा है। On the basis of your simulation result, what is the expected net present value and what is the probability of the new machine yield negative net present value, ठीक है। अब ये सिमुलेशन की बात कर रहा है, तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन के अकॉर्डिंग आपको करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमको रेंज कैलकुलेट करनी है। सेकंड में हमको रैंडम नंबर से हमारे कैश फ्लो फाइंड आउट करना है, उन कैश फ्लो को फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 सेट दिए हुए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5। फर्स्ट ईयर के अंदर ये रैंडम नंबर है, सेकंड ईयर का ये और थर्ड का ये है। ऐसे ये 5 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे बनाना, हमने बना रखा है, ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेंज ईयर 1, ठीक है। अभी ये कैलकुलेट होंगे, ठीक है। हमको रेंज कैलकुलेट करनी है ना सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया होता ना, ये 10 15 20 और 30 40 30 सेम एज इट इज़ यहाँ पर उतार दिया है। 10 15 20 30 40 30। अब आपको कुमुलेटिव, आपको रेंज निकालना आती है 30, फिर इसका कुमुलेटिव 30 40 70 और इसको 31, इसकी पॉइंट ऐसे निकाल लोगे रेंज। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी रेंज के क्वेश्चन थे मोंटे कार्लो वाले, वो भी करे थे। इसके नेक्स्ट अगला वाला भी यही था जो मैंने पहले करवा दिया था, ठीक है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, रेंज निकाल लेंगे, हम रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे रेंज कैलकुलेट किए ना, तीनों ईयर के हम रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। अभी इस रेंज के अकॉर्डिंग हमें सेट बनाने हैं, ठीक है। अब सिमुलेट करेंगे सेट को। तो ईयर वन के अंदर 5 सेट है, तो हमने इधर सेट्स लिख दिए हैं सारे एक साथ, और रैंडम नंबर दे रखे थे ये नॉर्मल 4 2 7 7 4 9 6 8 4, है ना। तो मैंने इसको बस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है,
इजी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी जो रेंज निकालते हैं वो रेंज हमेशा 2 डेसिमल में निकालते हुए चलते हैं, इसलिए मैंने ऐसे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब फर्स्ट ईयर के अंदर देखना है कि ये जो 40 रैंडम नंबर ये किस कैश फ्लो में फॉल करता है। तो ये 40 फॉल करता है इसमें 30 से 69 में, तो 15,000 का हमारा कैश इनफ्लो है ये 15,000। ऐसे 70 किस में फॉल करता है, 70 इसमें फॉल करता है 20 वाले में, तो 20 यहाँ लिख दिया। 60 किस में करता है, 60 30 से 69 में करता है, तो ये 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे हमने क्या करे हैं कि कैश इनफ्लोज निकाले हैं, और हमारे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ था ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना यहाँ पर, ये रहा ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर ये है, ईयर 2 का ये है और ईयर 3 का ये है। तो हमने रेंज से कैश फ्लोज निकाले थे हर सेट के, और हर सेट के उनसे मल्टीप्लाई करके हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एनपीवी निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का सेट हमने ऐसे पूरा कर लिया। ये आपको हर एक साल का करना है। ये 5 सेट है, हर 5 सेट्स का होगा ये, ठीक है। हर 5 सेट का ये से बनेगा, ठीक है, सेट 1 सेट 2। अब हमको क्या करना है ना कि जो हमारे पीवी ऑफ कैश फ्लोज आए हैं, जो भी पीवी ऑफ कैश फ्लोज आए हैं ये वाले जिस पे मैंने मार्किंग करी है 1 2 3, इन तीनों को जोड़ना है तो हमारा पीवी ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। इसमें से हमारी कॉस्ट लेस करनी है न्यू मशीन की, तो हमारी एनपीवी आ जाएगी। ऐसे हमको 5 सेट के कर लेने हैं, फिर इसका टोटल करने के पास हमारा टोटल एनपीवी आएगा 11,700। क्वेश्चन ने हमको बोला था कि आप कहाँ गया वो क्वेश्चन में, न्यू मशीन प्रॉफिटेबल एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपको सिमुलेटिंग कैलकुलेशन बोल रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली है 11,700 की, ठीक है। एवरेज नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दे तो 2340, हाँ 2340 हो गई, ठीक है। बस यहीं तक था ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा था वो निकाल लिया कॉम्बिनेशन बना के। फिर देन हमने क्या करा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो और एनपीवी हमने निकाल दी, यहाँ से एनपीवी निकाल दी। फिर तीसरे में रेंज निकालने के बाद में हमने जो 5 सेट थे कैश फ्लो उससे हमने एनपीवी निकाली, और उस एनपीवी का हमने टोटल कर लिया, डिवाइड बाई 5 करके एवरेज एनपीवी हमने निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद जो पीछे के क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं, कर तो रखे हैं। डायमंड इंडस्ट्रीज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट स्पेशलाइज्ड मॉडल्स विच 1 लाख, जिसकी कॉस्ट 1 लाख है और लाइफ 2 ईयर्स की दे रखी है, आफ्टर विच देयर नो एक्सपेक्टेड वैल्यू, कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है, यानी सेल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है। पॉसिबल इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज पोस्ट टैक्स दे रखा है, टैक्स की रेट नहीं दे रखी, कोई काम का नहीं है। ईयर 1 और ईयर 2 के कैश फ्लोज दे रखे हैं, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको पता है क्या करना है। आरएफ दी हुई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट कैश फ्लोज आर परफेक्टली कोरिलेटेड है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, परफेक्टली कोरिलेटेड है, आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपी के बाद में क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसी एनपीवी का। तो ये भी हमने पहले कर लिया है, ठीक है। ईयर 1 और ईयर 2, ईयर 1 की प्रोबेबिलिटी जो हमको दे रखी थी वो हमने पुट कर ली है, और जो कैश इनफ्लोज है वो दिए हुए हैं। तो कैश इनफ्लोज को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से और उसका टोटल करना है, तो ईएनसीएफ हमको मिल जाएगा 71,000 का। और पोर्टफोलियो के अंदर जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क वगैरह निकालते हैं, सेम वैसा ही इसमें भी निकलता है। तो हमारा एक्स हमारा कैश इनफ्लोज है और एक्स बार हमारा ईएनसीएफ 1 है, तो एक्स माइनस ईएनसीएफ करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 11 माइनस का, 1000 माइनस का, और ये 9000 प्लस का, ठीक है। इनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी से करना है, जिससे क्या पॉजिटिव में बदल जाएगा। और इनका सम कर लेना है आपको। फिर इनका सम करने के बाद में हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा
जो स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर रूट से इसको हम हटा देंगे। तो 7000 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट ईयर का आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लो आया है, यानी इसको आप ये बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैश फ्लो फर्स्ट, ठीक है, ऐसे निकल गया ये पहला। फिर सेकेंड ईयर का भी सेम ऐसे करना है कि जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है हमको कैश इनफ्लो से, उसका सम कर लेना है, तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा, जिसमें से एक्स माइनस एक्स बार करना है, यानी एक्स बार क्या है, ENCF है, ENCF फर्स्ट, और इसमें से लेस करके ये हमारे पास आ जाएगी। और ये सेम टू सेम आ रही है, जो यहाँ है वही यहाँ पर भी आ रही है, तो इसका वही वेरिएंस भी वही होगा सेकेंड ईयर का, और वो भी वही होगा। ये सेकेंड ईयर है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर का है। 7000 दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है कैश फ्लो का। फिर क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गए और हमारे पास ENCF भी आ गए। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हमारे जो ENCF आए हैं इन दोनों को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, जिसकी रेट दे रखी है 10%। RF दे रखी है ना, ये रही। इस RF के डिस्काउंटिंग ले लेंगे हम 3 डेसिमल्स में और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PV ऑफ नेट कैश फ्लोज आ जाएगा। यहाँ पर ये आ गया। और हमारी कॉस्ट 1 लाख की थी, क्वेश्चन में बताया था 1 लाख की कॉस्ट है, ये रही 1 लाख की कॉस्ट है, तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 14,925 का हमारा एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, और हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ENCF निकाल देंगे। तो हमारी ENCF का स्टैंडर्ड डेविएशन 7,000 का दिया होता, तो 7,000 को हम वही 10% जो हमारी रेट थी उसके ही PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे इसका। तो ये आ जाएगा 12,145 का आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,958 और 12,149, 14,958, और मेरे ये है ना, इन डेसिमल का फ़र्क होता है, इसने 4 डेसिमल्स में ले लिया होगा, इसने 4 डेसिमल्स में ले लिया होगा, हमने 3 डेसिमल्स में लिया है, बाकी कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट बोलता है इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडिंग ए नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, सॉरी सेकंड वाला मैं जल्दी पहुंच गया वहाँ पर। मैं नीचे वाले क्वेश्चन में जा रहा था अभी, ये रहा सेकंड वाला पॉइंट। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये जो दोनों पॉइंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, इतना श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसमें आपको ये आपने ये देखिए क्या, ये मैं निकाल के रखा हूँ, ये जानते हो आप क्या है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जो सेकंड पॉइंट है, तो वो वाला, ठीक है। तो इसने बोला है कि NPV नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडिंग ए नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू करना है। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला है इसका प्रोबेबिलिटी वाला, Z स्कोर आएगा NPV माइनस एक्सपेक्टेड NPV डिवाइड बाई स्टैंडर्ड NPV। तो हमने निकाली है ना, स्टैंडर्ड NPV वगैरह निकाल रखी है, तो यहाँ पर Z स्कोर आएगा। और जैसे ही मैंने देखो यहाँ पर इसको 0 कर दिया NPV को, क्यों नेगेटिव बोल रहा था वो, और 14,958 डिवाइड बाई 12,149 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लिया, तो इसका है -1.24 आ रहा है, ठीक है, 1.24 आ रहा है। अब Z स्कोर टेबल के अंदर -1.24 देखते हैं, Z स्कोर टेबल में -1.24 ये यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो -1.24, तो 1 2 3 4 ये आ रहा है 0.10935। यही हमारा आंसर है इसके अंदर, यही हमारा क्या है, आंसर है, ये हमारा आंसर है। ये देखो, ये मैंने लिख दिया, या यहाँ पर ऐसे कर दिया, आंसर भी यही है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। आएंगे नहीं है क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी नहीं है इस क्वेश्चन के आने की, जो ये 2 पॉइंट है इन पॉइंटों के आने की नहीं है, ठीक है।
अब सेकंड वाला करते हैं। कैलकुलेट कर दो एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर मॉडरेटली कोरिलेटेड कैश फ्लोज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड बाय सर्टेन प्रोजेक्ट विच आर इन द टेबल बिलो। अब ये क्या है, मॉडिफाइड कोरिलेटेड है, मॉडिफाइड ही कोरिलेटेड है, ठीक है। तो यानी अगर फर्स्ट ईयर के 50,000 होते हैं तो सेकंड ईयर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50,000 भी हो सकता है, 75,000 भी हो सकता है। फिर सेकंड ईयर में आते हैं तो सेकंड ईयर में बोला कि अगर 50,000 सेकंड ईयर के होते हैं तो थर्ड ईयर के 40,000 होने की प्रोबेबिलिटी 70 है और 35 होने की प्रोबेबिलिटी 30 है। फिर सेकंड ईयर के अगर 75 हो जाते हैं तो ये 80 होने की संभावना है और इधर 70 होने की संभावना है, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर के 80,000 होते हैं, है ना, फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो 80,000 होने की प्रोबेबिलिटी 40 दे रखी है, तो सेकंड ईयर होने की 85 है और 1,10,000 है ना। और थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, अगर 85 हो जाता है तो 85 और 95 होने की प्रोबेबिलिटी है थर्ड ईयर की। एंड सेकंड ईयर में अगर 1,10,000 हो जाता है तो 1,05,000 और 1,15,000 होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी ऐसे दे रखा है। तो ये देखो यहाँ पर ये मैंने ऐसे बना दिया चार्ट कि अगर फर्स्ट ईयर 50,000 का है तो इसकी दो प्रोबेबिलिटी है 60 होने की, फर्स्ट ईयर में दो है 50 एंड 80, ठीक है। सेकेंड ईयर में ये भी दो हो गई। फिर सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में भी क्या हो गया, अगर 50 होता है तो दो ये निकलेंगी शाखाएं और 75 होती है तो 80 ये निकलेंगी। ऐसे 80 के बाद में 85 निकलती है, 85 और 95 में जाएगा थर्ड ईयर का। 80 के बाद में 110, 110 के बाद 105, 115 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कैसे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर इससे, 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 ऐसे, ये देखो, ठीक है। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ये एक एक की हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है। ये 6 है, एक मिनट में इसको सही कर दूँ। ठीक है, ये 6 है, यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। और मैंने यहाँ पर जो रेट हमारी 6% लेनी थी उस रेट का भी हमने क्या कर दिया है, जो रेट दे रखी थी 6%, इस 6% के मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ लिख दिए हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई, जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमको खाली एनपीवी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे 8 पथ बने थे इसके अंदर, ये देखो 8 जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनी थी तो 8 पथ बन गए थे। तो इन पथ के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट ईयर में 50 था तो 50 होने की संभावना थी ना, तो 50 को मल्टीप्लाई करना है पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर से, फिर सेकेंड ईयर के कैश फ्लो जो होंगे, फिर थर्ड ईयर के कैश फ्लो होंगे, ठीक है। इन सभी कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करके इसमें से कॉस्ट में से लेस करना है तो हमारी एनपीवी निकल जाएगी। अब ये एनपीवी का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद में। यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई बाय जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास एनपीवी आई हुई है, ठीक है। इस एनपीवी का हमने टोटल मान लिया है। फिर इसमें से जो हमारी ये थी -24,750, इसमें से 27,667 माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, 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 तब जाके ये हमारी वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी, ये वाली, ठीक है। फिर इनको क्या करना है, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करना है। बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही थी तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लिया था। तो इसकी जो नेट टोटल आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 56,802 का, 56,802 का है। क्वेश्चन में आंसर में ये मेरे 56,807 आ रहा है, हो जाता है वो थोड़ा राउंड ऑफ का फ़र्क हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। और मैं ये तो बताना है भूल गया, 27,667 का हमारा ENPV आ रहा था, ये देखो 27,667 का मेरा ENPV आ रखा है, ठीक है। ये ऐसे हो गया है। उसके बाद थर्ड वाला है, रामा केमिकल कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता है, एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ 15,000 की दे रखी है और प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एज गिवन।
प्रोजेक्ट के कैश फ्लो मेरे को तो इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। इसमें क्या आता है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, इसमें डिपेंडेंट नहीं है। आपको लग जाएगा डिपेंडेंट नहीं है। और इस जो रेट है 6% है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालनी है। कैश फ्लो दे रखे हैं, कैश फ्लोज दे रखे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, उनका सम कर दो, ENCF आ जाएगा। ये देखो मल्टीप्लाई करके ENCF फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो आ गया, सेकंड ईयर का कैश फ्लो आ गया, थर्ड ईयर का कैश फ्लो आ गया। तीनों कैश फ्लो को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख लिया है। मल्टीप्लाई और उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो लेके आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आ गया हमारे 21,996, माइनस कर देंगे 15,000 कॉस्ट थी, तो 6,996 की हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। और ये बोल रहा है कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बिंग 0 और लेस। ये वही वाला है जो अभी ऊपर किया था। ये कहाँ गया, ये ऊपर किया था ना, डिट्टो वैसा ही है। एक बार देख लो, करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। जेड स्कोर तो देता नहीं है, बिना जेड स्कोर कैसे निकालेंगे, बिना जेड और कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एनपीवी 0 लेस मानी थी, तो एनपीवी हो गई हमारी। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, अब इसके स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ी जो फर्स्ट इसमें करा था ना हमने, ऐसा टाइम लगेगा। अभी तो वीडियो को पूरा करते हैं। ये वैसे निकलेगा, आप कर सकते हो। अभी यहाँ करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले एक बार बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं। ए कंपनी ट्राइंग टू चूज बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए स्टैंडर्ड एविएशन 6,500 और वाइल प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड एविएशन 7,500 दे रखा है। कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड एविएशन दोनों के दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड एविएशन रिस्क को डिनोट करता है, रिस्क को डिनोट करता है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड एविएशन उतना ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, आपको चूज़ करना है। पहला बोल रहा है प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू 15,000 की है, एनपीवी भी दी हुई है, इसकी भी एनपीवी दी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पर साइड में आओ, इधर आओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने बनाया प्रोजेक्ट दिया हुआ है ए और बी, इसके स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है इतना और एनपीवी दे रखा है इतना। ठीक है, आपको चूज़ करना है कौन सा बेस्ट है। तो स्टैंडर्ड एविएशन के अकॉर्डिंग है, आपको अगर देखना है दोनों की एनपीवी, पहले बात तो सेम है। ठीक है, एनपीवी बेस पे तो आप कर नहीं सकते हो, दोनों की सेम है। अब स्टैंडर्ड एविएशन ही है, तो स्टैंडर्ड एविएशन आप चेक करो किसका कम है। ए वाले का कम है एन बी वाले का ज़्यादा है, तो ए वाला अभी प्रोजेक्ट सही है। ठीक है, सेकंड के अंदर एनपीवी बदल दी, सेकंड के अंदर एनपीवी बदल दी, 18,000 तो इसकी कर दी एक ही और 22,000 इसकी कर दी, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा किसकी है, इसकी। ऐसे तो बी सेलेक्ट करना चाहिए, और लेकिन रिस्क इसकी कम दे रखी है, एक ही प्रोजेक्ट है की। तो अब हम तीसरा निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एनपीवी, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एनपीवी। जैसे 6,500 डिवाइड कर देता हूँ 18,000 से, ये आ रहा है। ठीक है, ऐसे दोनों की निकालो, कम किसका आ रहा है, इसका कम आ रहा है। पहले वाले का आंसर क्या है, एनपीवी तो सिमिलर है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका लेते हैं, लोअर का। लोअर प्रोजेक्ट कौन सा है, ए, क्या है हमारे पास ए। और सेकंड के अंदर हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के अकॉर्डिंग देखना था। तो प्रोजेक्ट बी बढ़िया है, किसका ज़्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बी का। फिर है फिफ्थ वाला तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। एनओटी फैक्टर दिए हुए हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। इसमें क्या है, सेंसिटिविटी वाला काम है। सेंसिटिविटी मतलब कि आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट में और एनुअल कैश फ्लोज में एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तीनों में हर एक केस में एनपीवी को ज़ीरो मानते हुए प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालनी है, एनुअल कैश फ्लो निकालना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा। पहले एग्जिस्टिंग एनपीवी हमने निकाली, ये वाली आ रही है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हमने एनपीवी को क्या कर लिया, ज़ीरो कर लिया। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद में यही वैल्यू आ रही है, तो इसको हमने क्या करा, कॉस्ट को तो एनपीवी को तो ज़ीरो मान लिया है, कॉस्ट को एक्स मान लिया है, तो एक्स हमारी निकल के आ गई ये वाली। फिर इसकी सेंसिटिविटी कैसे चेक होगी, क्योंकि पहले अभी कॉस्ट क्या आ रही है, ये वाली कॉस्ट आ रही है, पहले ये वाली थी, डिवाइड बाय इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी परसेंटेज आ गई सेंसिटिविटी की। फिर सेकंड में एनुअल कैश फ्लो की बात करता है, तो एनुअल कैश फ्लो को आपको ज़ीरो करना है, वो एनपीवी को ज़ीरो मानते हुए एनुअल कैश फ्लो को फाइंड करना है। तो एक्स वैल्यू है जो फाइंड करनी है, और जो इनका पी फैक्टर था वो एनओटी फैक्टर एज इट इज़ दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.9137 आ जाएगा। इसमें से 120 माइनस कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये निकल के आई है 411,847। इसकी सेंसिटिविटी आई है 8.48, क्योंकि पहले हमारी जो एनुअल कैश फ्लो था, जो एनुअल कैश फ्लो हमारा कितना था, 4118.47 था। सॉरी, पहले इतना था, अब इतना है, पहले इतना था अब इतना है, डिवाइड बाय इतना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी ये आ गई है सेंसिटिविटी, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है, एनपीवी का हमको ज़ीरो लेना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको पता ही नहीं है, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू एनओटी फैक्टर पता नहीं क्या है, 4 साल का तो पता है, मल्टीप्लाई बाय जो कैश फ्लो दे रखे हैं वो माइनस करना है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन करा फर्दर, तो ये हमको निकल गया है PVAF XY 2.667। ठीक है, ये क्या करा हुआ है 2.667, तो 18% के बराबर है। क्वेश्चन में देखो ये दे रखा था हमको 2.66%, तो ये निकाला हुआ हो गए सारे, वही एनसीएफ वाला करना था ना।